जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। आज हो रही है 3 मार्च। मैं रात को 12 बजे के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज 3 मार्च है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में। क्योंकि मैं काफ़ी हफ्तों से बता रहा था कि देखिए कुछ तो बड़ा होने वाला है। और 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि जब एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई थी तो उसकी वजह से जो वेस्ट का जो एलीट है और उसमें डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स दोनों हैं, तो वो कुछ इतना बड़ा न्यूज़ क्रिएट करना चाहेंगे कि सब लोग एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करना भूल जाएं। और यही हुआ है। यूएस और इसराइल ने मिलके ईरान पे वॉर स्टार्ट की है और आज तो कोई एप्स्टीन फाइल्स की बात भी नहीं कर रहा है। उल्टा अब तो सब ये गिन रहे हैं कि कितने अमेरिका के जेट्स गिरे, कितनी ईरान की मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई और आयतोल्ला खमेनी को मार दिया तो उसके बाद कौन आएगा, उसको उसको मारने में कितना समय लगेगा। तो एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल था वो तो सब भूल चुके हैं। और ये मैंने 3 हफ्ते पहले बोला था कि देखिए एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल है उसको दबाने के लिए कुछ बड़ा ही होगा। तो या तो वॉर होगी या ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होगी। वॉर तो हो गई है और आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में लगभग 10 से 12 कंट्रीज इफेक्टेड हैं। और ईरान, क्योंकि ईरान पे जब हमला हुआ है तो ईरान ने सोचा कि अगर मेरे को ले डूबोगे तो मैं सबको ले डूबूंगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ना एक गेम निकलता हुआ दिख रहा है। और मैं जो स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स हूँ तो मैं श्योर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, देख रही हैं, और मैं आपसे आज उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो ही आज का ये है कि ये जो एक्शन हुआ है इससे क्या सीख मिली है। तो मैं दो इसको भागों में बांटने वाला हूँ। पहले आपको मैं बताऊंगा कि 6 की टेकअवेज क्या हैं इस लड़ाई से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 6 की टेकअवेज भारत के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है। तो सबसे बड़ा टेकअवे अगर मैं इस दुनिया के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं, तो वेस्ट की जो हिपोक्रेसी थी ना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर कि हाँ रूल्स हम बनाएंगे, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने मन किया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम से आयतुल्ला खमेनी, ईरान की सुप्रीम लीडर को मार डाला। जब यही चीज़ 2022 में फरवरी में रशिया ने यूक्रेन के साथ करनी चाहिए, तो रशिया को देखो क्या क्या हुआ। व्लादिमीर पुतिन पे सैंक्शंस लगे, रशिया के एसिड्स फ्रीज हुए, पूरे यूरोप ने मिलकर प्रेशर डाला। अमेरिका आज भी प्रेशर डालता है कि इंडिया को बोलता है कि तेल मत खरीदो तुम रशिया से, क्योंकि तुम्हारी वजह से रशिया की जो लड़ाई है वो चल रही है। अब अमेरिकन और इसराइलीज ने भी तो मिलिट्री एक्शन ईरान में किया है, उनके लीडर को मारा है। अब पूरी वेस्ट चुप है, पूरा दुनिया साइलेंट है। अब कोई बात नहीं कर रहे कि यूएस और इसराइल पे सैंक्शंस लगने चाहिए, उन पे आईसीसी का अरेस्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट निकलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए। ये कोई बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं बात कर रहा है कि अमेरिका को स्विफ्ट से निकालो, इनको वीज़ा मास्टर कार्ड से निकालो, इन पे सैंक्शंस लगाओ। तो ये उन्हीं पे लागू है जो वेस्ट में नहीं है, जो इम्पीरियल पावर्स नहीं हैं, जो कॉलोनाइजर्स नहीं हैं, उन्हीं पे ये लागू है। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी जो टेक अवे इसमें से यही हुई है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को मारा, लेकिन कोई रेपरकशंस नहीं है। रशिया करे तो रेपरकशंस, चाइना करने की सोचे तो रेपरकशंस। तो आप वेस्ट ने जो ऑर्डर बनाया था ना, जिसको वेस्टफेलिया ऑर्डर बोलते थे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर बोल लो, जो भी बोल लो, वो खत्म है। इट इज़ फिनिश्ड। नो कंट्री विल एवर नाउ लिसन टू द वेस्ट। इनफैक्ट अब तो वो कोशिश करेंगे कि डॉलर में भी काम ना करें, कोई धंधा डॉलर में ना करें। तो ये है सबसे बड़ा टेक अवे। नंबर 2, डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स और कॉमन होने वाली है। अब डीकैपिटेशन स्ट्राइक क्या होती है? यही कि आप जो पहली आपकी वेव ऑफ स्ट्राइक्स होगी उसमें आप किसी भी देश की सबसे टॉप की लीडरशिप मार दो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ईरान के केस में सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनी हो गए, मिलिट्री लीडर्स हो गए, मतलब आप ऊपर के जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, आप पहले राउंड में उन्हीं पे हमला करो। पहले क्या होता था कि कभी एयर बेसिस को डीएक्टिवेट कर दिया, एमोडम्स, एमुनेशन जहाँ रखी जाती है, जहाँ हथियार वो सब रखे जाते हैं, उनको मारते थे, रेडार साइट्स को मारते थे। लेकिन अब इसराइल और अमेरिका ने, पहले अमेरिकन ने ये मदूरो के साथ किया वेनेजुएला में, अब इसराइलीज ने और अमेरिकन ने मिलकर ईरान में खामेने के साथ किया। तो ये अब कोई भी लड़ाई का ना आगे जाके तो सबसे पहले यही करेंगे, डीकैपिटेशन करेंगे, ऊपर की लीडरशिप खत्म करेंगे। तो वर्ल्ड लीडर्स अब बिल्कुल सेफ नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो थर्ड
चीज़ यहाँ पे देखी है, सीखी है, वो ये है कि जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ना, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, ओमान, और बाकी जितनी भी मैंने कोई अगर मिस कर दी हो तो, लेकिन आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। इनके पास एक्चुअली में कोई दम नहीं है। इनके पास पैसा है और इनके पास तेल है, और क्योंकि इनके पास तेल था तो इनके पास पैसा आया, और क्योंकि इनके पास पैसा आया तो इनके पास हथियार आ गए। लेकिन ये फरवरी 28 को एक्शन शुरू हुआ था ईरान के साथ। आज 3 मार्च मिडनाइट है। ईरान ने इन सब पे मिसाइल्स मारी हैं, ड्रोन्स मारी हैं। ये लोग वापस नहीं मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत इनके पास वेपनरी नहीं है। इनके पास अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, यूरो फाइटर्स हैं, रफाल्स हैं, फिर भी ये लोग यूज़ नहीं कर रहे ईरान के अगेंस्ट। अभी इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला, कि आपके पास शायद सिर्फ फाइटर जेट्स हों, उसके साथ वेपन्स ना हो, लेकिन ये भी ट्रू नहीं है, उनके पास वेपन्स भी हैं। दूसरा, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो, कि वो ऐसे कॉम्बैट जोन में ऐसे ईरान में जाके डोमिनेट करने के लिए बने ना, उन्हें पता ही ना हो कि वेपन कैसे फायर करने हैं, क्या वेलोसिटी होगी, क्या टारगेटिंग होगी, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हम अपना एयरक्राफ्ट डालेंगे, मेरे पे मिसाइल लॉक लगेगा, क्या करना है, एवेजिव मनूवर्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या पता इन लोगों को आइडिया ही ना हो। और मैं ये थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया एयरफोर्स की मैं कॉम्पोजिशन देखूँ ना, तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ रिजर्वेशन चलता है। अब रिजर्वेशन जैसे भारत में है वैसा वाला नहीं, कि आप एक शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, ओबी से हो, सॉरी ओबीसी से हो, तो आपको रिजर्वेशन की सीट्स मिलेंगी। यहाँ ऐसा हाल नहीं है। यहाँ पे ऐसा हाल है कि अगर आप किसी शेख के बेटे हो, पोते हो, नेफ्यू हो, चाचे, आप भांजे हो, चाचे हो, जो भी हो, आप किसी बड़े शेख के रिश्तेदार हो, आपको फाइटर पायलट बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टाइलिश, थोड़ी स्टाइलिश जॉब है, उसमें थोड़ा स्वैग होता है। तो सऊदी अरेबिया में ये कॉमन है। बाकी जो ये मोनार्कीज़ हैं मिडिल ईस्ट की, वहाँ भी बहुत कॉमन है ये। आप मानेंगे नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। ये ब्रिगेडियर साहब का बेटा, उसको कैसे भी करके फाइटर पायलट बना देते हैं। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के पास अच्छे अच्छे ज़रूर होंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन उनमें दम नहीं है। उनमें रियल फायर पावर, आप बोल सकते हो जिगरा भी नहीं है। ईरान में ज़्यादा जिगरा है। उन्होंने तो दबा के इन लोगों को ठोका है, और वो शायद और ठोकने के मूड में हैं। ईरान ने अभी अपने सारे पत्ते खेले नहीं हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो पावर्स है ना, ऑफेंस तो अलग, उनकी तो डिफेंस भी उनके हाथ में नहीं है, वो भी अमेरिकन देख रहे हैं। तो जितनी भी ये एयर टू एयर, सॉरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ईरान मार रहा है ना, उसके उसके अगेंस्ट जो डिफेंस है वो अमेरिकन सिस्टम्स कर रहे हैं, पेट्रियट और थार्ड। मैं इनकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, आप गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन ही ऑपरेट कर रहे हैं पेट्रियट को और थार्ड को। तो पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने अपनी सारी सिक्योरिटी अमेरिकन के हाथों कर रखी है। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि इन सब में से एक्चुअल में पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही एक रीजनल पावर है इसराइल के बाद। क्योंकि इसराइल ने, चलिए अमेरिका के साथ कितनी भी सांठ गांठ की हो, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें काफ़ी बनाई हैं। बाकियों ने कुछ मेहनत नहीं की है, पैसा था वो पैसा उड़ाया है। ईरान अकेला है जिसने अपनी मिसाइल्स बनाई, अपने सिस्टम्स बनाए, और वो दिख रहा है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। किसी और, उनकी जो सिक्योरिटी है वो किसी और के हाथ में नहीं है। लेकिन जो बाकी देश हैं, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, इन सब की सिक्योरिटी अमेरिकन के हाथ में है। तो ये था सब थर्ड बड़ा टेक अवे। फोर्थ पे आते हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं ना, तो ईरान की वॉर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुप के बैकग्राउंड में रह गई हैं। और मैं एप्स्टीन फाइल्स की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की। अभी ये वॉर शुरू हुई है 28 फरवरी को, और 28 को ही या उससे 2 दिन पहले तक लगातार एआई कंपनीज़ ने, स्पेशली अमेरिकन एआई कंपनीज़ ने, जैसे कि एंथ्रोपिक हो गया, जैसे कि गूगल हो गया, इन्होंने लगातार बहुत सारे एआई मॉडल्स निकाले हैं। एंथ्रोपिक ने क्लॉड निकाला है, जो इतनी अच्छी कोडिंग कर रहा है कि लो लेवल कोडर की अब उसको, किसी कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एंथ्रोपिक का क्लॉड लगा के कोडिंग कर लेंगे। गूगल ने कुछ निकाला है कॉल्ड गूगल लैब्स। अभी उसमें क्या है कि अगर मेरे को इस माइक्रोफोन का ऐड करना है ना, तो मैं बस इस माइक्रोफोन की फ़ोटो लेके फ़ोन से गूगल लैब्स में डाल दूँ और बोल दूँ क्रिएट एन ऐड, और वो फ्री में 4-5 टाइप के अलग अलग एड्स बना के दे देगा। तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं,
आपका छोटा बिजनेस है, आप गूगल ऐप्स यूज़ कीजिए और आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कीजिए। अभी ये एआई ना इज़ लाइक जीपीएस। जीपीएस पहले मिलिट्री यूज़ के लिए आया था, सिविलियन पर्पस के लिए तो बाद में आया है। सिमिलर विद एआई। तो ये वॉर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही ये सब निकलने लगा था, और ये मेरे को ना क्लिक हुआ था, लेकिन मैंने इसको पूरे पिक्चर में डालने की सोची नहीं थी तब, क्योंकि मैं देख रहा था यार 23rd 24th 25th फरवरी में ना मैं सोशल मीडिया भर गया था कि आज एंथ्रोपिक ने क्लॉड में ये वर्जन निकाला है, आज गूगल ने जेमिनी में ये निकाला है, आज चैट जीपीटी ने ये निकाला है। वो वर्जन पे वर्जन निकाल रहे थे, और एक वर्जन दूसरे वर्जन से ज़्यादा धुरंधर था। मतलब ऐसा ही लिटरली लग रहा था कि इतना एडवांस हो गया है और एआई ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है कि शायद बहुतों की जॉब्स खा जाएगा। तो मैं तब सोच नहीं पाया क्या हो रहा है, बट फिर जब ये वॉर स्टार्ट हुई 28 को, तो अमेरिकन जो मीडिया है उसमें रिपोर्ट्स आई कि यूएस फोर्सेस ने चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक का क्लॉड यूज़ किया है। फर्स्ट जो स्ट्राइक हुई थी, जो खमेनी को मारा था, उसमें इन एआई का यूज़ किया है। तो क्लियरली अमेरिका इज़ यूजिंग दिस वॉर टू मेक सुपर एआई। दे आर यूजिंग दिस वॉर टू जंप देयर एआई प्रोग्राम एंड गो सो फार हेड कि चाइना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो दिस इज़ हैपनिंग। और अभी आप बस ओपन एआई गूगल करिए, वो ओपन एआई प्लस पेंटागन गूगल कीजिए, आप देखिए ओपन एआई को पेंटागन ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है अभी रिसेंटली कि और ये अभी रिसेंटली मतलब ये अभी वॉर स्टार्ट होने के बाद। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं पा रहा है, बट मैं बहुत श्योर हूँ कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद अमेरिका ऐसी एआई रिवील करेगा जिसकी वजह से इतनी सारी लो एंड जॉब्स चली जाएंगी, स्पेशली कोडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, कि वी आर गोइंग टू लुक एट मैसिव लेवल ऑफ ग्लोबल जॉब मार्केट क्रैश। हायरिंग बंद कर देंगे लो लेवल जॉब्स की। और इसीलिए मैं अब अपने फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट में ट्रांजिशन करना चाहता हूँ। फोर्थ पॉइंट, एज आई सेड, अमेरिका इज यूजिंग दिस वॉर फॉर सुपर एआई। फिफ्थ big takeaway from this war is that America and the West, they have set up the stage for a massive global economic crash, and ये होएगा ही होएगा। इसके सारे इंडिकेटर्स और मार्कर्स हैं। इनफैक्ट जिस तरीका का एआई वो निकाल रहे हैं, अगर मैं अपनी सिंपलिस्टिक रीडिंग आपको प्रेजेंट करूं, तो ये वॉर जब ख़त्म होगी, ट्रंप की सरकार बचे ना बचे, जो भी अमेरिका की सरकार आएगी, वो ये बोलेगी कि इस वॉर में हमारा इतना ज़्यादा खर्चा हो गया कि नाउ वी हैव टू कट डाउन on our expenses. They will tell the big tech that you have to give us more profit, you have to give us more tax, and big tech will start firing all the low level people, and they will replace many with AI. And क्योंकि so many people will be jobless, the economy will suffer. उतना ही वो लोग खर्चा कम करेंगे, उतना ही कैश फ्लो इकोनॉमी में कम आएगा। जिसने लोन ले रखा है वो लोन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो बहुत बड़े लेवल का एक क्रैश आएगा जॉब मार्केट में भी, इकोनॉमिक लेवल और इकोनॉमी में भी, ग्लोबल इकोनॉमी में भी। और इसके साथ साथ जिस तरह ये वॉर चल रही है, तो जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत भयंकर हिट होने वाला है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको मैप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गूगल करके देखिए, ईरान के साउथ में है और यूएई के नॉर्थ में है। अब ये छोटा सा जो स्ट्रिप है पानी का, इसमें से 20%, 20 से 25% सारी ग्लोबल ऑयल शिपिंग जाती है। और क्योंकि यहाँ इतना वॉलेटाइल हो गया है, क्योंकि ईरान इतने देशों को, आसपास के देशों को मिसाइल्स मार रहा है, तो उन शिपिंग इंडस्ट्रीज़ की जो बैंक्स इंश्योरेंस करते थे, अब उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर $100 मिलियन की शिप है जिसमें $200 मिलियन का तेल है, अब उसमें आके ईरान की ड्रोन लग गई, मिसाइल लग गई, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसकी इंश्योरेंस डबल हो गई है। इंश्योरेंस डबल हो गई है तो कंपनीज भी चार्ज करेंगी डबल। कंपनीज डबल चार्ज करेंगी तो गवर्नमेंट्स को डबल चार्ज करना होगा। गवर्नमेंट्स को डबल चार्ज करना होगा तो वो लोगों से, आम जनता से लेंगे, तो महंगाई तो बढ़ेगी। और इसमें हिट होंगी चाइना और इंडिया। इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो ओपनली बोलती है कि वेनेजुएला और ईरान को गिराना, लुढ़काना इज़ बेसिकली टू टॉपल चाइना, बिकॉज चाइना इतना डिपेंडेंट था इन दोनों पे सब्सिडाइज्ड ऑयल के लिए, सस्ते में तेल मिलता था। तो चाइना की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को हिट होएगा। और इंडिया भी,
क्योंकि पहले रशिया से हम लेते थे, फिर उसमें हमको दिक्कत देने लगे। रशिया से पहले हम ईरान और वेनेजुएला से लेते थे। सैंक्शंस वैंक्शंस लगा के हमको हटवाया, फिर हम रशिया से लेने लगे। उसके बाद अब ले दे के सऊदी और यूएस से हैं, अब ये महंगा बेचना चाहते हैं। तो द गोल ऑफ द अमेरिकन्स इज टू पुट economic costs on China and India because China and India are both rising, and अमेरिका का जो जो मशीनरी है वो हम दोनों को एज ए थ्रेट देखता है। चाइना को एज एन इमीडिएट थ्रेट, इंडिया को एज ए वेरी लॉन्ग टर्म थ्रेट। और शायद तब तक वो तो कितनी कोशिश करेंगे यहाँ सरकारें बनाने की कि कोई बहुत ही प्रो अमेरिकन सरकार टाइप आ जाए जो अम, तो मतलब ये उनकी लंबी कोशिश है, ये उनका प्रयास है, ये चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली अ क्रैश इज गोइंग टू बी कमिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी लिंक्ड टू ऑयल एंड गैस। एंड कब होगा? मोस्ट लाइकली वॉर के बाद होगा, क्योंकि तब तक वॉर में टोटल कॉस्ट जो है वो समझ आएगा कितना जाता है अमेरिका का। अब मैं आता हूँ अपने फाइनल पॉइंट इज फाइनल टेक अवे व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, कि अमेरिका ने अपने पत्ते तो खेल दिए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग वे में खेले हैं, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू असर्ट देयर पोजिशन एज अ सुपर पावर। कि वेनेजुएला में मन किया तो जाके उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में रेजीम चेंज करना था तो पहली वेव ऑफ स्ट्राइक में आयतुल्ला अली खमेनी को मार दिया। अब आयतुल्ला खमेनी वाज 86 या 89 ईयर्स ओल्ड। वो अमेरिकन ने सोचा कि हमने उसको पहले उसमें मार दिया, बट ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हुआ ना कि खमेनी वहाँ, उसको तो पता था कि दे आर आफ्टर हिम। बट यो आप भी सोचिए कि वो अपने घर क्यों गया। और क्योंकि उसको भी पता था कि अगर वो ऐसे मरेगा तो वो एज अ हीरो मरेगा, एज अ मार्टर मरेगा। तो उसके देश में उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, उनको भी लगेगा कि यार ये गलत हुआ उसके साथ। बाहर की ये हमारा आपस का मामला था, ईरान का इंटरनल मामला था। इसराइल और यूएस को इसमें आके मिसाइल मारने की ज़रूरत नहीं थी। तो खमेनी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ही हैज़ डाइड एज अ मार्टर फॉर द होल शिया कम्युनिटी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये अमेरिकन और इसराइलीज नहीं समझेंगे। तो अमेरिका ने जो कार्ड्स खेले हैं, शायद उन्हें खुद नहीं पता ये उनको वापस आके कितने लगेंगे, क्योंकि ईरान ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं वो बहुत ही मज़ेदार खेले हैं, बहुत ही भयंकर खेले हैं। मतलब ईरान ने दिखा दिया है कि दे आर एक्चुअली अ रीजनल पावर, दे आर समबडी, दे आर अ फोर्स टू रेकन विद। नहीं होगी उनके पास एयरफोर्स, लगे होंगे उन पे 20 साल से सैंक्शंस, नहीं उनको ऑपरेट करने दिया जा रहा है, ना ही उनके साथ कोई अभी आके खड़ा है, ना ही तो रशिया आके अपनी फ्लीट भेज रहा है, ना ही चाइना डायरेक्टली कुछ भेज रहा है। फिर भी ईरान लगा हुआ है। सिर्फ अमेरिका और इसराइल से नहीं भिड़ रहा है, अमेरिका इसराइल की जितनी भी एलाइज हैं सबसे भिड़ रहा है। अभी आगे जाके ईरान को डिस्ट्रॉय करे नहीं करे, बट इतना है कि ईरान ने गट्स दिखाई हैं कि वो उनको अगर मारा जाएगा तो वो भी मारेंगे ही। तो अमेरिका ने जो कार्ड्स खेले अपने इंटरेस्ट में सोच के खेले, बट आई रियली थिंक कि उन्होंने ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, और ईरान उनको ऐसा सबक सिखाएगी जैसा उनको वियतनाम के बाद अब जाके मिलेगा। और अमेरिका ने इतनी बड़ी गलती की है ना कि इसको अब आयतुल्ला अली खमेनी को मार के दे हैव मेड इट इनटू अ रिलीजियस इशू। अमेरिका हैज़ नो आइडिया व्हाट दे हैव डन। तो उनको इस रीजन का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ रिलीजन एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, उन्हें नहीं पता वहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए उन्होंने यहाँ कैसी आग लगाई है। ये आग उन तक पहुँचेगी कभी ना कभी। तो ये थे मेरे 6 मेन टेकअवेज अबाउट द वर्ल्ड दैट आई हैव सीन दैट आर गोइंग टू एंड आर गोइंग टू बी हैपनिंग। अब मैं बात करता हूँ इंडिया, टेकअवेज फॉर इंडिया। देखिए, हम जिस टाइप के नेबरहुड में है ना, दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, दोनों से हमारी उतनी अच्छी नहीं बनती। चाइना के साथ फिर भी बन जाती है। हम इंडियंस जनरली और चाइनीज़ भी जनरली हम एक दूसरे को वो एनिमीज़ नहीं देखते, राइवल्स भी नहीं देखते, कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हो आप, लेकिन एनिमीज़ तो नहीं, सिविलाइजेशनल एनिमीज़ नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया तो हैं, आप मानो या ना मानो। जब दोनों देश पैदा हुए तभी से ब्लड शेड हुआ था, मिलियंस का। तो हमारी जो नेक्स्ट लड़ाई होगी ना, वो ईरान की लड़ाई से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होगी और बहुत काइनेटिक होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि हम लोगों ने काइनेटिक लैडर एस्केलेट किया था। पाकिस्तान ने जब उन्होंने भी कोशिश की और उनके हमने इंटरसेप्शंस किए, बट नेक्स्ट टाइम दे विल बी मोर प्रिपेयर्ड, दे विल नो हाउ टू सैचुरेट आवर डिफेंसेस, दे विल टारगेट मोर सिटीज, एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग द सेम। एंड वी शुड बी डूइंग इट इन अ वे विच इज़ so unbearable for Pakistan that
they will regret it. They will regret it for life. But the next war that India will have a massive kinetic component, यानी कि long range missiles, cruise missiles, drones और air launched missiles, surface to surface missiles, ship launched missiles. It is going to be, वैसा नहीं होगा कि पहले टैंक्स और आर्टिलरी फायर करेंगे, फिर इन्फेंट्री बढ़ेगी, फिर इन्फेंट्री को सपोर्ट देने के लिए एयरक्राफ्ट आएंगे. नहीं नहीं नहीं, इस बार पहले काइनेटिक एक्शन चालू होएगा, दबा के शहर बेसिस सब हिट होंगे, और इसी के साथ साथ इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी सब करते रहेंगी, नीचे का काम चलता रहेगा, सब होएगा, लेकिन काइनेटिक एक्शन बहुत स्ट्रांग होगा. फर्स्ट टेक अवे. सेकेंड, ईरान ने जिस तरह की अटैक्स किए हैं ना, दुबई में, दोहा में, बहरीन में, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो मारे ही हैं, लेकिन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मारा है. क्योंकि और आप आज 3 तारीख है, सेकेंड को तो ईरानियंस ने अरामको की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मारा था. अरामको इज़ सऊदी अरेबियाज बिगेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे इंडिया में रिलायंस है. तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब वॉर टारगेट हो गया है, ये कॉमन चीज़ हो गई है अब. तो आर सिटीज़ विल नीड टू बी प्रोटेक्टेड. ऑल आर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाईवेज, हॉस्पिटल्स, oil refineries, all of these will be have to be protected. So our cities will need to be protected. So जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सुदर्शन चक्र बोला है ना, इसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा. हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अब ये वो लॉजिक नहीं चलेगा कि ये युद्ध का समय नहीं है. नहीं, अब युद्ध का समय आ गया. हमारे लिटरली नेबरहुड में इतना बड़ा युद्ध हो गया, एक रीजनल वॉर साइड में आ गई है. तो ये युद्ध का समय है. सो वी हैव टू फास्ट ट्रैक our सुदर्शन चक्र, बिकॉज our cities will get hit if there is the next war in the next 2 to 3 years, maybe even before that. Our cities will get hit. So what do we need to do? That is the third takeaway. सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैंने इस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में देखा है कि अमेरिकन जो सिस्टम्स हैं, स्पेशली पेट्रियट और थार्ड, they have failed. Even Israel's Iron Dome has failed in intercepting Iranian missiles and projectiles and even drones. But in Operation Sindoor हमने देखा था, हमारी जो आकाश सिस्टम और बराक सिस्टम मिल के काम किया, जिससे जैसे उन्होंने अच्छी इंटरसेप्शंस की, और हमारी जो गन्स हैं L-70, उन्होंने भी बहुत अच्छी इंटरसेप्शंस की. तो वी हैव टू नाउ स्पेंड मनी, वी हैव नो ऑप्शन. आपको लार्ज स्केल आकाश और लार्ज स्केल पे आकाश NG के ऑर्डर्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन, पहले प्रोक्योरमेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर उसकी प्री इंडक्शन टेस्टिंग, फिर जब वो आ जाएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट नंबर्स, एक लंबा लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन हो जाता है. और आप लास्ट मोमेंट पे, जब अगर आप मान लो कि अगले 2 महीने में टेरर अटैक हो गया, या 6 महीने में टेरर अटैक हो गया इंडिया पे, एंड आपको ऑपरेशन सिंधु रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो आपके पास रिप्लेनिश करने के लिए मिसाइल सिस्टम्स को उतना आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए. वो तभी होगा ना जब आप लार्ज ऑर्डर्स दें और प्राइवेट पार्टनर्स को थोड़ा इंक्लूड करें हमारा जो लथार्जी है उसको हटाने के लिए, क्योंकि DPSUs एक लिमिट तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेच हो जाता है. तो आकाश NG, वी शोरैड्स मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, MR-SAMs मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, काउंटर UAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी कि ड्रोन को काउंटर करने के लिए वो जैमिंग हो सकता है, वो L-70 गन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, छोटे और ड्रोन हो सकते हैं जो ड्रोन में जाके इंटरसेप्ट करके फट जाएं. बट आपको बेसिकली ये इन सब में आप इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. द नेक्स्ट वॉर आर गोइंग टू बी वन नॉट बाय हु ऑल कैन स्ट्राइक द हार्डेस्ट, बट हु ऑल कैन ऑल्सो डिफेंड द बेस्ट. ओके, ये हो गई डिफेंस की बातें. अब आते हैं टेक अवे नंबर 4. हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है ना, उनमें बेंच स्ट्रेंथ नहीं है. बेंच स्ट्रेंथ आप समझते हैं क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आपकी क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, आपके टॉप 3-4 जो प्लेयर्स हैं, अगर वो इंजर हो जाएं, तो उनके जो सब्सटीट्यूट होंगे वो भी अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए. इसका क्या मतलब है? हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल्स तो होनी ही चाहिए, आंकड़े उसके ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन साथ साथ क्रूज मिसाइल्स भी होनी चाहिए, सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स. सारी शायद हिट ना करें, कुछ इंटरसेप्ट भी हो जाए, लेकिन हमने फिर भी देखा है कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ होती हैं ये. आपको एक तरीका ढूंढना होता है एनिमी रेडार्स को, एनिमी पोजीशंस को कंफ्यूज करने में. दीज मिसाइल्स कैन डू लॉट ऑफ डैमेज. यू हैव टू इंक्रीज योर सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स, यू हैव टू इंक्रीज योर ड्रोन्स. मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि जो ईरान की जो ड्रोन है शाहिद 136, वो लोग 4000 बना सकते हैं.
1 महीने के अंदर, विच इज़ अ लॉट। और जो रशिया के पास कैपेबिलिटी है वो है 10,000 की। उन्होंने रशिया ने यही शाही ड्रोन ईरान से खरीदी, उसका नाम जिरान रख दिया, GERAN। वो 10,000 बना सकते हैं 1 महीने में। हम लोग अभी सिर्फ 2,000 ड्रोन्स बना सकते हैं 1 महीने में। अब ये अलग बात है कि रशिया काफ़ी टाइम से लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी वैसे इंक्रीज़ की है। पहले तो थे भी नहीं उनके पास, एटलीस्ट हमारे पास अपने तो हैं, बट कम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जग जाना चाहिए हमको, और वी नीड टू मेक दिस ड्रोन्स। और आप बनाओ यार ड्रोन्स, क्योंकि काम आती हैं। हमने देखा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, म्यांमार में भी यूज़ हुई हैं ये कामिकाज़ी ड्रोन्स। तो आपको ड्रोन्स की तो फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, तो आप बनाओ। आपके पास, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो और ये हो भी जाएगा, ये इसमें कोई बड़ी मुश्किल की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है, इनोवेशन और R&D हमारी कंट्री में इम्प्रूव होगा। तो छोटे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे। हमारी जो एयरफोर्स है ना, वो बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो 29 उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो गई है, उसमें से भी 2030 तक 5 से 6 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे। तब तक शायद रफाल्स आए ना आए, कितने आए ये हम श्योर नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ 114 में से कितने आएंगे, लेकिन कुछ ना आने लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह अब अमेरिका हो गया ना, अमेरिका इज़ नाउ द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल एंड प्रॉब्ली द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी। और फ़नी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये बातें एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, और मैंने ये वीडियो शूट भी एक अमेरिकन कंपनी के फ़ोन से किया है, तो आप समझ जाएंगे मैंने कौन से फ़ोन से शूट किया है ये। लेकिन अब अमेरिका देखिएगा कि यार चाइना को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि चाइना अब एक बहुत बड़ा कंपेटिटर हो गया। कहीं हम इंडिया को भी सपोर्ट करें और इंडिया आगे जाके हमारा कंपेटिटर बन जाए तो गलत चीज़ हो जाएगी। The way the Americans are now and the kind of American leadership we will get forward, most likely they will ensure कि तेजस ख़त्म हो जाएगा। वो engines ख़त्म कर देंगे हमको देना। एंड आप कितना भी रोलो कि हमने डील किया, आप उनको WTO ले जाओ कि लीगल केस ठोक देंगे। उनकी अब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है भाई। आप अपना जेट अपना बनाओ, हम अपना करेंगे। तो दे विल इंश्योर कि तेजस इज फिनिश्ड एंड दे विल सेल यू। वो ऐसा बोलेंगे कि आपको, अच्छा आपको तेजस के इंजन चाहिए, F-35 खरीद लो। आप F-35 खरीद लोगे, जब तक आपके पास S-400 है, आप यहाँ नहीं उड़ा सकते, नॉर्थ में आप वहाँ नहीं उड़ा सकते। तो अमेरिकन हैव द टू मेनी कार्ड्स टू प्ले अगेंस्ट अस। एंड मेरे को इस बात का डर ये है, और ये शायद अब जाके हमारी पूरी मशीनरी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी एयरफोर्स अब जाके जगी है कि शायद ऐसा एक टाइम आ सकता है कि कोई अमेरिकन गवर्नमेंट हमसे इतनी हॉस्टाइल हो, हमको इतना नापसंद करती हो कि वो पूरी तेजस फ्लीट की, तेजस मार्क 1A की GE-404 इंजन बंद करें। इसमें बहुत लोग मेरे को गाली देंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमने पैसे दिए, हमने डील साइन किए हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है कि अभी इंजन आ रहे हैं, जब ठीक है हालात सपोजिटली, अभी तो नहीं आ रहे ना। अगर कोई ऐसी अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई निक्सन जैसी जो और ज़्यादा हॉस्टाइल निकली, तो तेजस हमारे ख़त्म। हमारी वो एयर फ्लीट जो एयरफोर्स है उसमें पूरी तेजस फ्लीट ख़त्म है। फिर आपके पास लड़ने के लिए सिर्फ Su-30 और रफाल ही रह जाएंगे, वो भी अगर आपने रफाल डील अभी टाइम पे साइन नहीं करी तो एयरफोर्स इज़ नाउ नॉट ओनली एट इट्स वीकेस्ट, उसको आगे का फ्यूचर भी उसका ब्लीक ही दिख रहा है, क्योंकि हम अपना इंजन बना नहीं पाए। एंड दैट इज़ वाई आई एम नाउ कमिंग टू द फाइनल टेक अवे फॉर इंडिया कि आपको अपना इंजन बनाना पड़ेगा। यही है आत्मनिर्भरता। वी आर ऑन आवर ओन, nobody is coming to save us, nobody is coming to help us, nobody ever will come to save us. चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया, उनको रियल टाइम डेटा दिया, सैटेलाइट इमेजरी दी। ऑफ कोर्स उनके वेपन्स, चाइनीज़ वेपन्स तो पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट यूज़ ही किए। अमेरिका में और मे नॉट सपोर्ट इंडिया, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा है, तब से वो हमको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने हम पे सैंक्शंस लगा रखे हैं और रशियन ऑयल खरीदने के लिए, और टैरिफ्स अलग लगा रखे हैं, जिससे हमारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इफेक्ट हुआ है। तो अमेरिकन ट्रस्टवर्दी नहीं है, और वो भी हमको यही बोलते हैं कि इंडियंस ट्रस्टवर्दी नहीं है। चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, अल्टीमेटली चाइना एंड अमेरिका विल वांट अ वीक इंडिया so that we never rise and we never challenge anybody. So we are on our own, and because we are on our own, we have to have our own fighter jet engine. If we don't have a fighter jet engine, we will end up always spending billions of dollars of taxpayer money in buying aircraft from France and from Russia. और कभी ऐसे, आई होप कभी दिन ना आए कि फ्रांस और रशिया भी हमको बेचना बंद कर दें, तो हम किसके पास जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे, चाइनीज़ जेट्स लेंगे हम।
ऐसे दिन आई डोंट थिंक आएंगे। आई एम होपिंग कि हम अपना जेट इंजन बना लें कैसे भी करके, रो धो के बना लो, लेकिन बना लो। ये अभी वो डू और डाई वाली स्थिति आने ही वाली है, ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि द वे द ग्लोबल इवेंट्स आर शेपिंग, वी आर नाउ गेटिंग इन टू अ वेरी रोग स्टेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल रूल्स डोंट मैटर, माइट इज राइट का टाइम आ गया है। नेशंस आर विलिंग टू पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। इवन अ कंट्री लाइक ईरान, जिसपे इतने सालों से सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी इकोनॉमी डूबी पड़ी है, is giving the Americans and the Israelis the fight of their life. And the only reason they're able to do this is because they have their indigenous missile program. उन्हें किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ता. They have their indigenous drone program. उन्हें किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ता. तो अगर इंडिया को इस पूरी चीज़ से कुछ सीखना है, तो यही सीखना है कि हमारे पास हमारा खुद का जेट इंजन होना चाहिए, हमारी खुद की मिसाइल्स होनी चाहिए, हमारी खुद की ड्रोन्स होने चाहिए. इन 3 मेन चीज़ों से अगर हम अपना बनाने लग जाएंगे, तो हमें किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा. वी विल एक्चुअली बी अ सेफ एंड अ सॉवरेन कंट्री. तो ये थे मेरे टॉप 6 ग्लोबल टेक अवेज एंड टॉप 6 टेक अवेज फॉर इंडिया. अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे को और डिटेल में किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. मैं रेगुलरली उतने वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके तो मैं आपके साथ सिंपल वे में जियो पॉलिटिक्स और एयर पावर और नेशनल सिक्योरिटी की बातें कर पाता हूँ. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताते रहिए कि मेरे को कौन से अगले टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए. जय हिंद, जय भारत.